हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 28 फरवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहली न्यूज़ है कि गगनयान से अंतरिक्ष में जाएंगे 4 भारतीय। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषित किए अंतरिक्ष में मानव मिशन पर जाने वाले यात्रियों के नाम। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला इसमें शामिल हैं। अंतरिक्ष में देश के इस पहले मानव मिशन को साल के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी है। मोदी बोले कि इस बार मिशन का समय हमारा होगा और काउंटडाउन भी हमारा होगा, यहाँ तक कि रॉकेट भी हमारा ही होगा। अंतरिक्ष में देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के नाम मंगलवार को सार्वजनिक कर दिए गए। यहां विक्रम साराभाई केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान इनके नामों की घोषणा की गई है और इनमें ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला शामिल हैं। इन्होंने सभी को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए और वर्तमान में ये सभी गगनयान मिशन के लिए कठोर प्रशिक्षण ले रहे हैं। अंतरिक्ष में इस मानव मिशन को वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करने की तैयारी है। अंतरिक्ष में जाने वाले इन चारों यात्रियों से रूबरू कराते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि ये सिर्फ 4 नाम नहीं है, 4 व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों को अंतरिक्ष में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। इन्होंने इस मिशन के महत्व पर कहा कि 40 सालों के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। मोदी ने कहा कि लेकिन इस बार समय भी हमारा होगा, काउंटडाउन भी हमारा होगा और रॉकेट भी हमारा ही होगा। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनने की भारत की उपलब्धि का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज शिव शक्ति पॉइंट पूरी दुनिया को भारतीय सामर्थ्य से परिचित करा रहा है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से हम सभी एक और ऐतिहासिक सफर के साक्षी बनने जा रहे हैं। 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्टेशन होगा। गगनयान में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश उपकरण मेक इन इंडिया द्वारा बनाए गए हैं। ये गगनयान मिशन है क्या? सबसे पहले इसको समझिए। देखिए, गगनयान मिशन का लक्ष्य 3 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन के तहत यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और फिर उनकी सुरक्षित वापसी है। क्रू मॉड्यूल के अंदर बैठकर ये अंतरिक्ष यात्री धरती के चारों तरफ निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। अंतरिक्ष यात्रियों की सराहना की है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षण के प्रति समर्पण की सराहना की है, जिसमें योग का अभ्यास भी शामिल था। इससे पहले मोदी ने VSSC की अपनी यात्रा के दौरान इसरो की लगभग 1800 करोड़ रुपए की 3 प्रमुख अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इनमें श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में SLV एकीकरण सुविधा, महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में नई सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन और स्टेट टेस्ट सुविधा शामिल है। 100 में से 4 पायलट का किया गया है चयन। 100 पायलटों में चुने गए इन 4 पायलटों यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों की कड़ी ट्रेनिंग चल रही है। इसकी वजह भी है क्योंकि ये मिशन कठिन है। जमीन से करीब 400 किलोमीटर ऊंचाई पर इनको क्रू मॉड्यूल यानी एक तरह के कैप्सूल में रहना है। जब मिशन पूरा हो जाएगा तो इन्हें इस मॉड्यूल को समुद्र में अंतरिक्ष में उतारना है। यदि कोई दिक्कत आती है तो भी इसमें से एक पैराशूट लगा हुआ है ताकि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित जमीन पर आ सकें। भाजपा की जीत से संकट में सुक्खू सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार। देखिए, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट भाजपा के जीतने से प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू सरकार संकट में आ गई है। राज्यसभा की एक सीट के लिए मतदान के बाद बात विश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है। 68 सीटों वाली हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक होने के बावजूद उसके प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी 34 ही मत ले सके। सदन में 25 सदस्यों वाली भाजपा भी 34 मत ले गई।
समान मत मिलने पर परिणाम के लिए पर्ची निकालने का निर्णय लिया गया। ऐसे में मतदाताओं के बाद भाग्य ने भी भाजपा को चुना और हर्ष महाजन विजेता बने। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। यह सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए बड़ा झटका है। प्रदेश अब राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है। अगर हम स्थिति की बात करें तो देखिए कुल सीटें जो हैं वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में वो हैं 68 यानी 68, जिसमें कांग्रेस को विधानसभा सीटों में मिली थी 40 सीटें, भाजपा को 25 और निर्दलीय 3 थे। तो इतनी बहुमत होने के बावजूद अगर अभिषेक मनु सिंघवी हार गए हैं तो ये कहीं ना कहीं सेंध लगी है उनके दल में, जैसा कि कल सपा में भी लगी थी। तो अब शायद सुक्खू सरकार को विश्वास मत हासिल करना पड़ सकता है। राहुल गांधी पर केरल से चुनाव न लड़ने का दबाव बना रहे हैं वाम दल। विपक्षी गठबंधन इंडिया के भरोसेमंद साझेदार वामपंथी दल राहुल गांधी पर खुलकर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि उन्हें केरल के वायनाड से दोबारा चुनाव लड़ने की बजाय उत्तर भारत से भाजपा के खिलाफ चुनावी ताल ठोकनी चाहिए। वाम दलों का कहना है कि 2024 के चुनाव में भाजपा को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और राहुल को हिंदी भाषी प्रदेशों में उसे सीधे चुनौती देनी होगी। इतना ही नहीं, वामपंथी नेताओं ने राहुल पर सियासी तंज कसते हुए कहा कि केरल से चुनाव लड़ने के फैसले को भाजपा उनके खिलाफ चुनावी रण से भगाने के रूप में प्रचारित करेगी। राहुल के केरल से चुनाव लड़ने के औचित्य पर प्रश्न उठाने की जो वाम दलों की रणनीति है उसकी मुख्य वजह यह है कि वायनाड सीट से एएन राजा की माकपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा है। केरल के सत्ताधारी वामपंथी गठबंधन एलडीएफ में बनी सहमति से वायनाड सीट माकपा के खाते में जा सकती है। भ्रामक विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई है फटकार। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को, यानी कि उनकी जो पतंजलि योग पीठ है, उसमें रोग को पूरी तरह से ठीक करने के दावे वाले भ्रामक विज्ञापनों और कोर्ट को दिए गए वादे के उल्लंघन पर कड़ी फटकार लगाते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है। शीर्ष कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि आयुर्वेद व उसके निदेशकों को नोटिस जारी कर पूछा क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने रोगों का इलाज के लिए बने कंपनी के उत्पादों के विज्ञापनों या ब्रांडिंग पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार भी आंखें मूंद रही है। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और उसके अधिकारियों को आगाह किया है कि वे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी दवा प्रणाली के विरुद्ध कोई बयान नहीं देंगे, जैसा कि उन्होंने कोर्ट को दिए शपथ पत्र में कहा था। नेक्स्ट है, चुनाव की घोषणा से पूर्व कभी भी लागू हो सकता है सीएए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कभी भी लागू हो सकता है। आवेदन और नागरिकता देने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसके लिए पोर्टल बनकर तैयार हो गया है। सीएए से जुड़े नियमों को अधिसूचित करते ही पोर्टल चालू कर दिया जाएगा। ध्यान देने की बात है कि गृह मंत्री अमित शाह बार बार सीएए को लागू करने का ऐलान कर रहे हैं। सीएए के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 के पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन तीन देशों से आए विस्थापितों को कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। इन देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर भारत आने का वर्ष भर कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच करेगा। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जो है राजनीतिक पेज, कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में है महिलाओं की अहम भूमिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे चंद्रयान हो या गगनयान, महिला विज्ञानियों के बिना ऐसी किसी भी परियोजना की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसरो में 500 से अधिक महिलाएं नेतृत्व की स्थिति में हैं। इसरो के कार्यक्रम में मोदी ने कहा कि आज भारत के लिए एक ऐसा अवसर है जब वर्तमान पीढ़ी
धरती, वायु, जल और अंतरिक्ष में राष्ट्र की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर गर्व कर सकती है। प्रधानमंत्री ने अयोध्या से शुरू हुए काल चक्र के बारे में अपने वक्तव्य का स्मरण करते हुए कहा कि भारत वैश्विक पटल पर लगातार अपना विस्तार कर रहा है और इसकी झलक देश के कई अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देखने को मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे इसरो द्वारा प्राप्त सफलता आज के बच्चों में बड़े होकर विज्ञानी बनने का विचार पैदा कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोपरि है नागरिकों की स्वतंत्रता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की स्वतंत्रता सर्वोपरि है और इससे जुड़े मामलों का तेजी से निपटारा नहीं करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त इस बहुमूल्य अधिकार से व्यक्ति को वंचित करना है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने 16 फरवरी के अपने आदेश में कहा कि हमारे सामने कई मामले आए हैं जिनमें जज मेरिट पर मामलों का फैसला नहीं कर रहे हैं और विभिन्न आधारों पर मामले को टालने का बहाना खोज लेते हैं। इसलिए हम बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आपराधिक मामलों को सुन रहे सभी जजों तक हमारा आग्रह पहुंचाने का अनुरोध करते हैं कि जमानत या अग्रिम जमानत से जुड़े मामलों पर जितनी जल्दी संभव हो सके जल्दी फैसला लेने की जरूरत है। यह बताना जरूरी नहीं है कि संविधान का अनुच्छेद 21 संविधान की आत्मा है, क्योंकि नागरिकों की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। पीठ ने शीर्ष अदालत के रजिस्ट्रार से कहा कि वह उसके आदेश को हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार को प्रेषित करे, जो उसे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे। स्वदेशी में निर्मित मॉड्यूलर पुल सेना में शामिल। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मॉड्यूलर पुल मंगलवार को भारतीय सेना में शामिल किया गया। यह कदम सेना के इंजीनियर्स की ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाएगा। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने लॉर्सन एंड टर्बो के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित किया गया है। नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में आयोजित समारोह में इस 46 मीटर लंबे पुल को सेना में शामिल किया गया है। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना और L&T के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस मॉड्यूलर पुल में 2,585 करोड़ रुपए की कीमत के कुल 41 सेट अगले 4 वर्षों में शामिल किए जाएंगे। यह पूरी तरह से असॉल्ट ब्रिज है। मॉड्यूलर पुल सेना को नहरों और खाइयों जैसी बाधाओं को आसानी से पार करने में सक्षम बनाता है। यह भारतीय सेना के इंजीनियर्स की ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाएगा, क्योंकि इन्हें बहुत कम समय में तैनात किया जा सकता है। उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान आज से। लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं और पहली बार के मतदाताओं में मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग के साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ी पहल की है। देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों से छात्रों के बीच मतदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच मेरा पहला वोट देश के लिए नाम से एक अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस अभियान के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में मतदाता जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। छात्रों को मतदान की अहमियत, विकल्पों के चयन आदि को लेकर जागरूक किया जाएगा। उन्हें मतदान के फायदे बताए जाएंगे। जागरूकता कार्यक्रम के तहत छात्रों के बीच ब्लॉग लेखन, वाद विवाद, निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन होगा। छात्रों को चुनावी प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के साथ चुनाव आयोग से जुड़े मतदाता प्रतिज्ञा कार्यक्रम में हिस्सा लेने को प्रोत्साहित किया जाएगा। लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज खानविलकर। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिक राव खानविलकर को मंगलवार को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन से यह जानकारी दी गई है। जस्टिस खानविलकर जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद से लोकपाल प्रमुख का पद रिक्त था। रक्षा संबंध मजबूत बनाएंगे भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग के बड़े एजेंडे पर काम हो रहा है। दोनों देशों के बीच वैसे तो वर्ष 2014 के बाद से सैन्य सहयोग का लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन अब रक्षा क्षेत्र में रिश्तों को नया मुकाम देने पर सहमति बनी है। मंगलवार को भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक में
इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण सहमति बनी है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री पार्नप्रीत बहिद्धा नुकारा ने की है। बैठक में म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। म्यांमार की आंतरिक स्थिति काफ़ी अस्थिर है और इसकी सीमा से सटे दोनों देश भारत व थाईलैंड की चिंताएं एक जैसी हैं। थाईलैंड के विदेश मंत्री की अगुवाई में एक उच्च स्तरीय टीम भारत यात्रा पर है। दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय यात्राएं हो रही हैं। जुलाई 2023 में विदेश मंत्री जयशंकर भी थाईलैंड की यात्रा पर गए थे। संयुक्त आयोग की बैठक के बारे में जयशंकर ने बताया कि यह बहुत ही व्यापक रही है। रणनीति, रक्षा, सुरक्षा, कारोबार व निवेश, कनेक्टिविटी समेत नई प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर विमर्श हुआ। केंद्र ने जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर पर प्रतिबंध और 5 साल बढ़ा दिया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और जिहाद के पोषक और जनक जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध को केंद्र सरकार ने मंगलवार को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है। जमाते इस्लामी पर केंद्र सरकार ने पुलवामा हमले के बाद 28 फरवरी 2019 को उसकी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संज्ञान लेते हुए प्रतिबंध लगाया था। बीते 5 वर्ष के दौरान कश्मीर में जमाते इस्लामी के लगभग 400 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। जमात से संबंधित लगभग 150 परिसंपत्तियों को जब्त भी किया गया। इन संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा करीब 700 करोड़ रुपए की लागत 100 अन्य संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया जारी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं जो होगी एडिटोरियल पेज से। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि व्यवहारिक विदेश नीति पर बल देता भारत। अब इसमें जो व्यवहारिक विदेश नीति का रुख करने का यह अर्थ नहीं कि भारत अपनी आदर्शवादी जड़ों से पूरी तरह कट गया है। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है देवराय जो देवराय हैं, विवेक देवराय, वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख हैं और जो आदित्य सिन्हा हैं वो परिषद में OSD अनुसंधान हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अवसर, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच एक राह के चयन की दुविधा होती है। आदर्शवाद वस्तुतः नैतिक मूल्यों एवं नीति परक सिद्धांतों वाली राह है। आदर्शवाद में विश्वास करने वाले देश इसी तरह राह पर चलकर वैश्विक शांति एवं समृद्धि के लिए मिलजुल कर काम करते हैं। दूसरी ओर यथार्थवाद सिद्धांत से अधिक व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है। इसमें राष्ट्रहित, शक्ति संतुलन और अस्तित्व बचाने जैसे पहलू देशों के कार्य व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत आदर्शवाद की धारा का ध्वजवाहक रहा है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष जैसे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत को प्राथमिकता दी है। यह दृष्टिकोण भारत की दार्शनिक परंपराओं और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की देन था, जिन्होंने परस्पर सम्मान और सहयोग पर आधारित विश्व की संकल्पना की थी। हालांकि पिछले 1 दशक के दौरान भारत के विदेश नीति परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन आया है और देश अब अधिक व्यवहारिक विदेश नीति की ओर अग्रसर है। व्यवहारिक विदेश नीति का यह अर्थ नहीं कि भारत अपनी आदर्शवादी जड़ों से पूरी तरह कट गया है। वास्तव में भारत ने जो रणनीति अपनाई है जिसमें आदर्शवाद का व्यवहारिक नीतियों के साथ बखूबी मिश्रण किया गया है। भारत की कूटनीतिक सक्रियता, दक्षता उस भूमिका में भी दृष्टिगत होती है जिसमें उसने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने का फैसला किया है। विभिन्न अंतरिक्ष मंचों पर भारत ने जो अपने आप को साबित किया है वो भी एक मजबूत भारत का पक्ष रखता है। उसके अलावा अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार को लेकर भारत की हिमायत में भी उसका व्यवहारिक दृष्टिकोण झलकता है। इन संस्थानों में उचित प्रतिनिधित्व और सबके साथ एक समान व्यवहार को लेकर दबाव बना रहा भारत न केवल ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन रहा है बल्कि इससे वैश्विक आर्थिक ढांचे में हितों की व्यापक सुरक्षा भी संभव लगती है, जिसे विकसित देश अपनी सुविधा के हिसाब से
चलाते प्रतीत होते हैं। भारत की व्यवहारिक विदेश नीति में उसकी तेजी से वृद्धि करती आर्थिकी की अहम भूमिका है। आर्थिकी के आधारभूत स्तंभ भी मजबूत हैं। इस आधार पर भारत विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। संभावित लाभ की अपेक्षा में कई देश भारत की ओर निहार रहे हैं। दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा भारत के आर्थिक भविष्य को लेकर आशाजनक अनुमान भी भारत की वैश्विक साझेदारियों को विस्तार दे रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की व्यवहारिक विदेश नीति में आदर्शवाद और यथार्थवाद का सही संतुलन है। यह नीति भारत के राष्ट्रीय हितों और शक्ति संतुलन के समीकरणों को समझाते हुए उन आदर्शों से भी विमुख नहीं होती है जो लंबे अरसे से भारत की विशिष्ट पहचान रखे हैं। भारी जो अनिश्चितता से जूझ रही दुनिया में यह व्यवहारिक दृष्टिकोण न केवल भारत की सुरक्षा और समृद्धि को सुनिश्चित करता है, बल्कि एक संतुलित एवं समानता आधारित अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण में योगदान करने वाला भी है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बंगाल में जो ईडी पर हमला हुआ था और जो महिलाओं का बलात्कार किया गया था, यौन शोषण किया गया था, उस पर है ये आर्टिकल। हालांकि ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको स्किप करेंगे। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है कि खुद को विकसित भारत के लक्ष्यों से जोड़ें उद्योग। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत कुछ दिनों से कई बार यह भरोसा जता चुके हैं कि आगामी आम चुनाव के बाद वह फिर से सरकार बनाएंगे। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी सरकार के आर्थिक एजेंडे को भी सामने रख दिया है। मंगलवार को उद्योग जगत के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में आगामी आर्थिक सुधारों का एजेंडा प्राथमिकता के तौर पर लिया जाएगा। अगली सरकार क्षेत्रवार सुधारों पर आगे बढ़ेगी। उद्योग संगठन फिक्की की तरफ से 2047 में विकसित भारत और उद्योग विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को भी यह संदेश दिया कि वह भी विकसित भारत के लक्ष्यों के हिसाब से काम करे। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का मतलब देश के हर नागरिक को एक बेहतर भारत में जीने का अवसर देता है। ऐसा देश बनाना हमारा मकसद है। सिर्फ पेटीएम का बोर्ड बदलने से संतुष्ट नहीं होगा आरबीआई। आरबीआई के सख्त तेवरों को देखते हुए पेटीएम पेमेंट बैंक के चेयरमैन विजय शेखर शर्मा ने अपना पद छोड़ दिया है और नया बोर्ड गठित कर दिया है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे आरबीआई संतुष्ट हो जाएगा। जानकारों की माने तो आरबीआई सिर्फ बोर्ड बदलने से अपना सख्त रवैया नहीं छोड़ने वाला है। वह अगले कुछ हफ्तों के दौरान बैंक के नए बोर्ड के कामकाज की समीक्षा के बाद ही अपना रुख तय करेगा। गरीबी घटने से ग्रामीण व शहरी आय में अंतर तेजी से गिरा है। देखिए, देश में जो गरीबी में तेज गिरावट के साथ साथ ग्रामीण और शहरी आय के अंतर में उल्लेखनीय कमी आई है। 2018-19 के बाद से जो ग्रामीण गरीबी में 440 आधार अंकों की महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वहीं कोरोना महामारी के बाद शहरी गरीबी में 170 आधार अंक की कमी आई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि निचले तबके के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल का ग्रामीणों के रोजमर्रा के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। नए भारत की रीढ़ है स्टार्टअप। गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप को नए भारत की रीढ़ बताया है। उन्होंने मंगलवार को उद्यमियों से आह्वान किया है कि वे अवसरों का लाभ उठाने से नहीं चूकें, क्योंकि भारत 2047 तक $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरा है और आत्मविश्वास, सुशासन और निरंतर नवाचार इसकी बुनियाद है। दिल्ली के भारत मंडपम में 18 से 20 मार्च तक होने वाले स्टार्टअप महाकुंभ से जुड़े एक कार्यक्रम में गोयल ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी स्टार्टअप इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि उन्हें इन अवसरों का हर हाल में लाभ उठाना है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जिसमें नवाचार और उद्यमशीलता के प्रति एक भूख है। नेक्स्ट पेज है इंटरनेशनल पेज, जिसमें युद्ध को स्किप करेंगे और महिलाओं पर से प्रतिबंध हटाए तालिबान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 2/3 से ज़्यादा सदस्यों ने सोमवार को तालिबान से महिलाओं एवं लड़कियों के विरुद्ध अपने दमनकारी आदेशों को वापस लेने की मांग की है। लड़कियों की छठी कक्षा से आगे की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ा देने की अपील भी की गई है।
तो ये आज का यानी 28 फरवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।